हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सब ने स्वामी दयानंद सरस्वती का एक कोट तो सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है बैक टू द वेदास। इसका मतलब है कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, फंडामेंटल्स को क्लियर करिए, तब जाके अब आगे एडवांस लेवल पे पहुँचेगा। आज हम एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, दीपक सर ने जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है ना, उसको और भी आगे लेके जाएंगे। सर के करंट अफेयर्स तो बहुत बढ़िया हैं ही हैं, जहाँ पे आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है यूपीएससी में वो कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि अब हम बेसिक्स की बात कर लें, मतलब जीएस पोर्शन में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट और कर लेते हैं, जहाँ पे हम एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे। एनसीईआरटीज़ आप सब जानते हैं कि यूपीएससी के बच्चों के लिए वेदास से कम नहीं है। यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटीज़ को समझाया जाएगा फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ, पहली सीढ़ी पर पैर रखे बिना आप आखिरी सीढ़ी पर कैसे पहुँच सकते हो। तो ये समझ लीजिए, जो एनसीईआरटीज़ हैं ये हमारी पहली सीढ़ी है। देखिए, आजकल तो ना डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एनसीईआरटीज़ से, चाहे आप प्रीलिम्स ले लो चाहे आप मेंस ले लो, क्योंकि आप आगे पेपर देखेंगे तो जब पूरा एनसीईआरटी की ये सीरीज़ जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि जितने भी मेंस में क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी हद तक एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपके जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे ना, मतलब जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले क्या नींव डालते हैं। अगर नींव स्ट्रॉन्ग हो ना, तो चाहे जितना भी अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, सुनामी आ जाए, तो आपकी बिल्डिंग ना हिलेगी नहीं। मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। आप सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को स्ट्रॉन्ग करिएगा, फिर आगे एडवांस बुक्स की सोचिएगा। और हर लेक्चर के एंड में मैं कोशिश करूँगी कि आपके एमसीक्यूज़ जो नए पैटर्न में है, जो यूपीएससी पूछ रही है, जैसे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के पैटर्न में जो पूछ रही है, तो उसी पैटर्न में मैं एमसीक्यूज़ आपको मतलब दे सकूं, और आप हाल के हाल कमेंट सेक्शन में उसको आंसर करिएगा, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका आंसर डिस्कस कर सकेंगे। इस न्यू इनिशिएटिव को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बस लग जाओ आज से, ठान लो कि करके दिखाना है। क्लास के साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना, जिससे रिवीजन में भी हेल्प होगी। एंड आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट। आज से हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। 6th क्लास की जो पॉलिटी है उसके एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। पहले आप इंडेक्स से देख लीजिए। इंडेक्स से आपको समझ में आ जाएगा कि हम आगे इस वाली जो एनसीईआरटी है उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अगर हम बात करें 6th to 12th पॉलिटी की एनसीईआरटी, तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 75 चैप्टर्स टोटल, मतलब 6th to 12th क्लास में जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं पॉलिटी की, उसमें हम 75 चैप्टर्स आपके कवर करेंगे। तो आज जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसमें देख लीजिए इंडेक्स क्या है। पहला यूनिट है डाइवर्सिटी, जहाँ पे हम पहले समझेंगे कि डाइवर्सिटी है क्या, फिर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है क्या, फिर व्हाट इज़ गवर्नमेंट, पंचायती राज क्या होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, रूरल लाइवलीहुड क्या होता है, अर्बन लाइवलीहुड क्या होता है, ये सारी चीज़ हम इसमें समझेंगे। आज के पहले चैप्टर यानी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइवर्सिटी एक्चुअली है क्या। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी यानी विविधता की, तो इसका मतलब है कि हर एक इंसान अलग है। यहाँ पे फोकस करिएगा वर्ड पे, डिफरेंट। मतलब हर कोई डिफरेंट है और यूनिक है। अब आप पूछोगे कैसे। देखिए, अगर आप कलर की बात कर लीजिए, अगर कोई गोरा है, किसी का रंग दबा है या किसी का रंग वीटिश है, हो सकता है किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी हाइट है, हो सकता है किसी का रिलीजन कोई अलग है, हो सकता है वो कहीं और रहता है, किसी को आपको डोसा पसंद है, किसी को पाव भाजी पसंद है, किसी को चाउमीन पसंद है। ऐसे हज़ार चॉइसेस हैं, ऐसे हज़ार लुक्स हैं, जिनकी वजह से हम मानते हैं कि डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। और हर एक इंसान जो अलग है वो यूनिक भी है।
क्यों? क्योंकि सेम चीज़ें मैच नहीं करती। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए ट्विंस पैदा हुए किसी घर में। अब ट्विंस में भी ना आप समझ सकते हैं कि हमको तो लगेगा कि ये दोनों सिमिलर है, लेकिन नहीं, सिमिलर और सेम होने में डिफरेंस होता है। वो उनमें आपस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जा सकता है। हो सकता है किसी की आवाज़ डिफरेंट होगी, या फिर हो सकता है किसी की हाइट डिफरेंस होगी, लेकिन वो ट्विंस भी आपस में अलग अलग होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। आइए एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डाइवर्सिटी इज़ ऑल अबाउट हाउ डिफरेंट एंड यूनिक पीपल आर। तो इसमें मतलब हम रेस की बात कर सकते हैं, जेंडर की बात कर सकते हैं, एज की बात कर सकते हैं, लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, एबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं, या फिर आप रिलीजन ले लो, या फिर ओपिनियन भी ले लो। मतलब n नंबर ऑफ जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो डिफ़र कर सकती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इनफैक्ट लोकेशन भी, अगर मान लीजिए हम नॉर्थ में रह रहे हैं, मान लो हम दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पे जो आपका पहनने ओढ़ने का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता होगा साउथ इंडिया से, या फिर ऐसा मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता होगा यूएस से, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता होगा वेस्ट एशियन कंट्री से। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। बचपन में आप सब ने एक गेम खेला होगा पजल का, जहाँ पे हर एक पीस को जोड़ना होता था और एक कंप्लीट पिक्चर बनती थी। तो आप ऐसे ही मान लीजिए जो पजल का हर एक पीस है वो एक इंडिविजुअल है जो कि यूनिक है। जब तक आप उसको सही पजल में नहीं जोड़ोगे तब तक वो पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी में भी यूनिटी होनी चाहिए अगर आप सोसाइटी को कंप्लीट करोगे। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी का। मतलब इनइक्वालिटी जो होती है आपकी वो डिफरेंट होती है किससे? डाइवर्सिटी से। अब कैसे डिफरेंट होती है यहाँ देखते हैं। डाइवर्सिटी हमसे क्या कह रहा है? डाइवर्सिटी हमसे सिर्फ ये बात कह रहा है कि हर एक इंसान जो है वो अलग है और खुद में यूनिक है, मतलब उस जैसा इंसान कोई है नहीं। बट इनइक्वालिटी क्या कह रहा है? इनइक्वालिटी ये कह रहा है कि जो अलग है हमसे थोड़ा, या फिर हमने तुम्हारे जो ये डिफरेंस है हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम हमसे लोअर हो, तुम हमारे बराबर नहीं हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया का कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम क्या कहता है? अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो कास्ट क्या होती है कि हाँ, हर एक इंसान डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करता है। लेकिन इनइक्वालिटी क्या कहेगी कि कोई अपर कास्ट से बिलोंग करेगा, कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करने लगेगी। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जो रिसोर्सेज सबको मिल रहे हैं वो कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जो एडवांटेजेस हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं कुछ लोगों को, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटी कैसे डाइवर्सिटी से डिफरेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि डाइवर्सिटी के रीजंस क्या हैं। देखिए, दो मेजर रीजंस हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन दो मेजर रीजंस हैं, जैसे हिस्ट्री इन्फ्लुएंस, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, और जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए केरला है। केरला में शुरुआत में सेंट थॉमस आए थे, फिर अरब आए थे, फिर वास्को डिगामा आए थे। अब जब ये आए ना तो इन्होंने क्या किया, अपना जो कल्चर है वो केरला के कल्चर से एक्सचेंज किया। मतलब यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंजेस हुए। समझ में आया? मतलब कि जो सेंट थॉमस आए होंगे तब क्रिश्चियनिटी थोड़ी सी बड़ी होगी केरला में, और इन्होंने भी जो केरला का लोकल कल्चर है वो सीखा होगा। फिर जब अरब्स आए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम कल्चर लेके आए होंगे, वहाँ पे कुछ लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हुए होंगे,
और कुछ इन्होंने भी वहाँ के केरला के लोकल कल्चर के बारे में जाना होगा। फिर वास्को डी गामा में आए। ऐसे ही मतलब जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं तो वो हेल्प करते हैं डाइवर्सिटी को बढ़ाने में। मतलब अब पहले केरला में मान लीजिए एक ही टाइप के लोग पाए जाते थे या एक ही रिलीजन के लोग पाए जाते थे, लेकिन अब जब इनके आने से या हिस्टोरिकल इवेंट अकर होने से क्या हो गया कि वहाँ पे डाइवर्सिटी बढ़ गई है। आज आप चले जाइए, गोवा चले जाइए या केरला चले जाइए, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। सेकंड रीज़न आपका क्या है? सेकंड रीज़न है जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं लद्दाख का। अब मान लीजिए जो लद्दाख है ये आपको पता ही है कश्मीर के, सॉरी थोड़ा सा मैप ड्राइंग का इशू है। जैसे लद्दाख जो है आपका ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है, नॉर्थ ऑफ मतलब नॉर्थ में, इंडियन नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि रिलेटिवली अगर हम केरला से कंपेयर करें तो यहाँ पे ठंड होगी और यहाँ पे जो क्लाइमेट है आपका क्या होगा? मॉडरेट। क्यों? यहाँ पे आपका ओशन जो है वो पास में है और ये आपका माउंटेनियस रीजन है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। क्लाइमेट की वजह से, आपकी प्रॉक्सिमिटी, मतलब आपका केरला के पास क्या है? ओशन है, तो वहाँ का वेदर कैसा होगा ये आपका ज्योग्राफी डिसाइड करेगी। यहाँ पे अगर आपका लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे माउंटेन रीजन है, यहाँ पे ठंड है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होंगी। अगर हम मान लें कहीं किसी एरिया में गर्म है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन होता है या फिर हम मान लें ट्रॉपिकल रीजन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से जो कलर है इंसान का वो थोड़ा डार्क हो जाता है। और यहीं अगर हम बात करें ठंड की, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, वहाँ पे जो इंसान का कलर है वो एकदम फेयर रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ज्योग्राफी भी कंट्रीब्यूट करती है डाइवर्सिटी में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप भी एक एग्जाम्पल मुझे नोटिस करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन इंडिया। अभी मैं जेनरिक की बात कर रही थी कि हाँ पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोग पाए जाते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया की, तो आप नॉर्थ से लेके साउथ तक नोटिस करिएगा जितने भी स्टेट्स हैं, इनफैक्ट स्टेट्स में भी जितनी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितनी सिटीज़ हैं या जितने गाँव हैं, हर वक्त चीज़ें बदलती हैं। हर थोड़ी दूर पे चले जाओ डायलेक्ट बदल जाता है, हर थोड़ी दूर में चले जाओ लैंग्वेज बदल जाती है, फिर थोड़ी दूर जाओगे तो आपका पहनावा बदल जाएगा, आपकी फूड हैबिट्स बदल जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है। बट इंडिया डाइवर्स भी है, और एक और चीज़ जो है कि इंडिया ने अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन भी कर रखा है। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब ऐसा आंकलन लगाया जा रहा था कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जिस लेवल पे इंडिया है ना बाल्कनाइज हो जाएगा। बाल्कनाइज्ड का मतलब है इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, खालिस्तानी जो कर रहे हैं या फिर ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? सेपरेटिस्ट टेंडेंसी या फिर सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज। इसकी वजह से ये आंकलन लगाया जा रहा था कि हाँ इंडिया के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जहाँ पे अलग अलग रिलीजन या फिर अलग रेस के लोग रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन किया, इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। हर इंसान यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। ईद भी मनाई जाती है, साथ में क्रिसमस भी मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है। या फिर हम बात कर लें पहनावे की, यहाँ पे हर एक रंग को, हर एक कलर को एक्सेप्ट किया गया है। और अगर हम बात कर ले रिलीजन को,
हर एक रिलीजन की अपनी ब्यूटी है, हर एक रिलीजन की अपनी ब्यूटी है, जिसकी वजह से हम एक साथ एक कंट्री में रह रहे हैं जो कि है भारत यानी इंडिया। यहाँ पे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वर्ड आया कहाँ से या फिर इसका इजाद कहाँ से हुआ। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस बुक में यही बोला था, इस बुक में इन्होंने ये फ्रेज़ को कॉइन किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के लिए, क्योंकि इन्होंने यही चीज़ नोटिस करी थी कि जो इंडिया में डाइवर्सिटी है वो हम पे थोपी नहीं गई है, यानी किसी ने हमको खैरात में नहीं दी है या किसी ने हम पे इम्पोज नहीं दी की है। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो पहले से ही थी, डीपन है, बहुत सालों से हमारे इंडिया में पहले से ही जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही डीपन्ड है। और यहाँ पे टॉलरेंस है अलग अलग बिलीव्स की, अलग अलग कस्टम्स की, अलग अलग प्रैक्टिसेस की, जो एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे को मान्यता देते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए हम यहाँ बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही तो ब्यूटी है हमारे इंडिया की। चलिए, ये था हमारा पहला लेक्चर और इसी के साथ आपका फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 कौन सा करेक्ट है। अगर दोनों ही सही हैं तो क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का। तो चलिए जानते हैं। पहला स्टेटमेंट है डाइवर्सिटी इनकम्पसेस वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग रेस, जेंडर, एज एज वेल एज फैक्टर्स लाइक लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, geographical origin, abilities and personal beliefs. Second statement है diversity fosters a more dynamic environment leading to better outcomes for individuals, organizations and society as a whole. यहाँ ये क्वेश्चन सेम बात पूछ रहा है कि डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है। क्या डाइवर्सिटी आपकी रेस इंक्लूड करती है, जेंडर इंक्लूड करता है, लैंग्वेज इंक्लूड करता है, जोग्राफिकल ओरिजिन इंक्लूड करता है, और फिर जो डाइवर्सिटी है क्या वो अच्छी है, क्या वो पॉजिटिव आउटकम को लीड करती है, और क्या वो मतलब हमारे अपने अंदर डायनेमिक इन्वायरमेंट को फॉस्टर करती है। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा सही है, A, B, C, D। और इसके बाद मैं कल आंसर दूंगी इसका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको आंसर करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ consider the following statement. First statement is the diversity in regions and cultures can be attributed to historical influences and geographical factors. मतलब जो डाइवर्सिटी है रीजन्स में और कल्चर्स में, क्या हम उसका ओरिजिन हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस और जोग्राफिकल फैक्टर्स को दे सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है इन सिटीज़ पीपल ऑफन रिलाई ऑन मार्केट to acquire food and goods rather than growing their own। मतलब जो सिटीज़ में लोग हैं जैसे हम लोग हो गए, क्या हम लोग टोटली मार्केट पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, गुड्स के लिए, रादर देन ग्रोइंग, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, आप जानते हैं सिटीज़ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मार्केट से लेना पड़ता है। तो आप इसका भी आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर मैं कल बताऊँगी। Now third question is the Indian flag was used as a symbol of protest against the British during the freedom struggle। क्या जो इंडियन फ्लैग है अभी ट्राई कलर का जो फ्लैग है वो एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट यूज़ किया गया था जब हम अगेंस्ट द ब्रिटिश, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था involved a British general opening fire on peaceful gathering resulting in numerous casualties। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू coined the phrase unity in diversity to describe India's cultural ethos। देखिए थोड़े से जो पहले के दो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये आपको थोड़े से डिफरेंट लग रहे होंगे क्योंकि ना ये NCERT में जो कुछ लाइन्स है या कुछ एग्जाम्पल्स हैं उससे निकाले गए हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि आपका जो पूरा NCERT है ऐसे कवर भी हो जाएगी और इससे आपके MCQ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में
और मुझे ज़रूर बताइएगा जिससे मैं कल आपको इसके आंसर दे सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।